नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। रोहिंग्या घुसपैठियों की समस्या देश के लिए बड़ी समस्या बनने जा रही है। हालांकि दुनिया के लिए समस्या है। ये जहां भी हैं, ये ऐसे घुसपैठिए हैं, ऐसे इलीगल रूप से आने वाले हैं। ये जहां जाते हैं वहां उपद्रव मचाते हैं। ये म्यांमार में बसे हुए हैं। हालांकि मूल रूप से माना जाता है कि ये बांग्लादेशी हैं, बांग्ला भाषी हैं। ये सब बांग्ला बोलते हैं, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच में घुल मिल भी जाते हैं। तो बांग्लादेशी होने के नाते म्यांमार का जो 1982 का सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें इनको अपना नागरिक नहीं माना गया। ये म्यांमार के पश्चिमी म्यांमार का प्रांत जो है रखीन, उसमें बसे हुए हैं, उसी प्रांत में है, उससे बाहर नहीं है। उस प्रांत में एक ज़िला है मांगडाओ, जिसमें इनकी मेजॉरिटी है, 91% है। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दुनिया के तमाम जो इस तरह के संगठन हैं, मानवाधिकार संगठन हैं, उनका मानना है कि ये सब दुनिया की सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड, मतलब पीड़ित, प्रताड़ित जो है वो एथनिक कम्युनिटी है। लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। इनका अत्याचार का कोई सानी नहीं है। कोई इलीगल घुसपैठियों का समूह ऐसा नहीं है जो इतना घातक हो, इतना हिंसक हो। इनकी अपनी एक आतंकवादी शाखा भी है जिसका नाम है अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, ARSA। और ये गुरिल्ला युद्धकर्मी सेनाओं से, मतलब म्यांमार जैसे सैनिक शासन वाले देश में वहाँ की ट्रेंड आर्मी से मुकाबला करने में ये सक्षम है और मुकाबला किया भी है। आज रोहिंग्या की चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा हुई है दिल्ली में इन जो रोहिंग्या हैं उनको कैंप से निकालकर EWS के फ्लैट में शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसी खबर आई। और उस खबर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक ट्वीट आया। उस ट्वीट में उन्होंने इसका बड़ा स्वागत किया और कहा, भारत तो जो हमेशा से अपने मेहमानों का, अतिथियों का स्वागत करता है, जो उसकी शरण में आता है उसकी रक्षा करता है। ये भारत सरकार की नीति के ठीक खिलाफ था और उनके इस ट्वीट से हंगामा मच गया। उसके बाद गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई EWS फ्लैट में उनको नहीं भेजा जा रहा है, वो कैंप में हैं, कैंप में ही रहेंगे। ये सब होने के बाद ये राष्ट्रीय विमर्श में रोहिंग्या एक बार फिर से आ गए। रोहिंग्या से खतरा क्या है? और भी घुसपैठिए हैं, अलग अलग देशों में शरणार्थी के रूप में जाते हैं। पहली बात तो भारत इनको शरणार्थी नहीं मानता। भारत 1951 का UN का जो कन्वेंशन है रिफ्यूजीज़ को लेकर, उसका सिग्नेटरी नहीं है। तो भारत इनको शरणार्थी नहीं मानता, इनको अवैध घुसपैठिया मानता है। इसी तरह से म्यांमार, जो मैं सिटीजनशिप की बात कर रहा था, उनके सिटीजनशिप एक्ट की 1982 की, उसमें ये म्यांमार इन्हें रेजिडेंट फॉरेनर्स मानता है, तो वो अपना नागरिक नहीं मानता। तो रखीन प्रांत में म्यांमार के लगभग 14 लाख रोहिंग्या रहते हैं। अब ये समस्या जहाँ भी रहते हैं वहाँ समस्या तो बने रहते हैं, लेकिन जो फ्लेयर अप हुआ वो हुआ 2012 में, 2012 में एक बौद्ध महिला का सामूहिक बलात्कार किया इन्होंने, उसके बाद हत्या कर दी। उसके बाद दंगे और हिंसा का तांडव शुरू हुआ। बौद्धों और रोहिंग्याओं के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। आर्मी को दखल देना पड़ा। आर्मी ने जो है वो एक्शन शुरू किया, तो उसके बाद वहाँ से भगदड़ मचना शुरू हुई। वहाँ से भागकर ये बांग्लादेश की ओर चले और 12 के बाद फिर दूसरी बार हुआ, 17 में जो घटना हुई उसने रोहिंग्याओं को लेकर दुनिया की आंखें और ज़्यादा खोल दी। 2017 में मांगडाओ, जो ज़िले की बात की मैंने, यहाँ जहाँ 91% इनकी आबादी है, बहुमत में है, वहाँ सिर्फ 1% हिंदू रहते थे। वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 100 हिंदुओं को उनके हाथ पैर, पुरुषों के हाथ पैर बांधकर गर्दन काट दी गई और सामूहिक रूप से उनको दफन कर दिया गया। बाद में म्यांमार की सेना ने, फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पर रिपोर्ट की, BBC ने रिपोर्ट की कि किस तरह से सामूहिक हत्याएं हुई। औरतों को रख लिया उन्होंने। तो ये उनका चरित्र है। इस चरित्र के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ जब म्यांमार की सेना ने इनको जो है वो सीमित कर दिया, जहाँ पर है वहीं तक कांटेदार बाड़ लगा दी और कह दिया कि इसी कैंप में रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, खाना और आपको दवा मिलेगी, इसके अलावा
कोई कोई मूवमेंट, कोई नौकरी, कोई काम कुछ नहीं करने दिया जाएगा। वहाँ से ये नावों से भागे और बांग्लादेश की ओर चले। माना जाता है कि लगभग 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या म्यांमार से भागे जब आर्मी का एक्शन शुरू हुआ, और उनमें से सबसे ज़्यादा पहुँचे बांग्लादेश। पहले तो बांग्लादेश ने स्वागत किया शरणार्थी के रूप में, फिर जब संख्या बढ़ने लगी तो बांग्लादेश ने हाथ खड़े कर दिए। बांग्लादेश ने कोई सहायता देने से मना कर दिया, बांग्लादेश ने अपने देश में घुसने की परमिशन देने से मना कर दिया। तब ये लोग मुड़े थाईलैंड की ओर। थाईलैंड की सरकार पहले से सचेत थी, उसने अपनी नेवी को सचेत कर रखा था, उन्होंने घुसने नहीं दिया। इनको वहीं नावों पर रहने दिया, वहाँ खाना और दवा इनको उपलब्ध कराई जाती रही, उसके अलावा देश में घुसने नहीं दिया। जब थाईलैंड में घुसने को नहीं मिला तो इनको लगा कि मलेशिया पास में है और वो मुस्लिम बहुल देश है, इस्लामी देश है, इसलिए वहाँ शरण मिल सकती है। मलेशिया की नेवी भी तैयार थी, उसने इनको घुसने नहीं दिया अपने देश की सीमा में। वहाँ से फिर ये इंडोनेशिया की ओर बढ़े। इंडोनेशिया में मछुआरों ने इनको अंदर घुसा दिया। इंडोनेशिया के मछुआरों ने जब इन्हें बड़ी संख्या में अंदर घुसा दिया और वहाँ ये बसने लगे, तब इंडोनेशिया की सरकार जागी। उसने कहा कि ये अवैध रूप से आए हैं और हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे, और हमारी पॉलिसी है ये, इनको हम शरणार्थी नहीं मानते, इनको हम लेने को तैयार नहीं हैं। जब सब तरफ से निराश होने लगे, वहाँ से भी भगाए जाने लगे, तब ये पलट कर आए म्यांमार और भारत की सीमा पर, और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश का जो ट्राई जंक्शन है वहाँ, उस रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश की और काफ़ी संख्या में घुसने में कामयाब रहे। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 40,000 रोहिंग्या हैं, लेकिन जो गैर सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक ये लाख से ऊपर होंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब आप देखिए भारत सरकार ने उस समय की क्या किया। ये 2012-13 में आए, तब इनको अलग अलग राज्यों में बसाया गया। कहाँ बसाया गया? जम्मू कश्मीर के जम्मू में, घाटी में नहीं, जम्मू में, हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, हरियाणा में, पंजाब में, इन राज्यों में इनको, और दिल्ली, इन राज्यों में इनको बसाया गया। तो सरकार की जो पॉलिसी है कि ऐसे जो इलीगल रूप से, अवैध रूप से जो लोग आते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के, उनको डिटेक्ट करना, डिटेन करना और फिर डिपोर्ट करना। ये राज्य सरकार का काम है कि उनको डिटेक्ट और डिटेन किया जाए। डिपोर्ट करने का काम जो है वो केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार का जो नियम है उसके मुताबिक जो 1920 का पासपोर्ट एक्ट है, उसके अलावा जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा, इन दोनों कानूनों के तहत अगर इनके पास दस्तावेज नहीं है और तो इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है, और अगर ये साबित न कर पाए कि इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं तो 3 महीने से 8 साल तक की सज़ा है। 8 साल की सज़ा पूरी होने के बाद इनको फिर जब तक जिस देश से आए हैं, इस मामले में म्यांमार या बांग्लादेश, म्यांमार के ही मूल रूप से है, तो म्यांमार की सरकार अगर इनको आइडेंटिफाई करती है और इनको लेने को तैयार होती है तो इनको भेजा जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इनको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, उससे बाहर आने जाने की आज़ादी नहीं होगी। ये कानून है देश का। लेकिन हुआ क्या? जम्मू में बसाए गए, पश्चिम बंगाल में बसाए गए। जम्मू में तो फटाफट सरकार ने जो है, उस समय की यूपीए सरकार ने इनको आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली, पानी, सब सुविधाएं दे दी। यही हाल दिल्ली में, यही पश्चिम बंगाल में, जगह जगह पर इनको इस तरह से ट्रीट किया जाने लगा जैसे ये देश में आए शरणार्थी हों। तो शरणार्थी का स्टेटस इनका नहीं है, ये जानते हुए भी राज्य सरकारों ने वोट बैंक के लालच में इनको बसाने का, इनको दूसरी सुविधाएं देने का काम किया। और इनकी वजह से मामला सिर्फ इतना नहीं है कि ये कहीं से उजड़ कर आए हैं, बेसहारा हैं, बेचारे हैं। ये सबसे ज़्यादा क्रिमिनल ट्राइब्स में से एक है। ये अपराध में सबसे आगे हैं। ये आतंकवाद का मोहरा बनने के लिए सबसे पहले तैयार होते हैं। तो आतंकवाद और अपराध दोनों के बढ़ने में इनका योगदान, इनकी वजह से आप देखिए तो पश्चिम बंगाल में, इनकी वजह से जम्मू में और दूसरे राज्यों में अपराध की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
तो रोहिंग्या की समस्या भारत की कोई मामूली समस्या नहीं है। ये कई तरह की समस्या, एक डेमोग्राफिक चेंज की समस्या कि आबादी का अनुपात बिगड़ने का, संतुलन बिगड़ने का खतरा, क्योंकि इन कैंप में रहते हुए इनकी बच्चे पैदा करने की जो ताकत है वो शायद और किसी समुदाय में नहीं होगी, तो इनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। दूसरा, अपराध और आतंकवाद को बढ़ाने में इनकी भूमिका। तीसरा, देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। इनके रहते देश की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहेगी। तो अब सरकार के लिए, सरकार की समस्या ये है कि डिपोर्ट करने का कानून तो है, उसका प्रावधान तो है, लेकिन हो कैसे। अब तक सिर्फ 2018 तक सिर्फ 12 रोहिंग्या डिपोर्ट किए जा चुके हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं हुआ है। समस्या है कि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से भारत के अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत सरकार जबरन कोई फैसला नहीं कर सकती। और वैसे भी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके मुताबिक जब तक जिस देश से ये आए हैं वहाँ की सरकार नहीं स्वीकार करती कि हमारे नागरिक हैं, और ये खुद अप्लाई नहीं करते, ये आवेदन नहीं देते कि हम अपने देश लौटना चाहते स्वेच्छा से। तमाम ह्यूमन राइट्स की और रिफ्यूजियों से जुड़ी हुई संस्थाएं भारत सरकार से बार बार इस बात का अनुरोध कर रही हैं कि उनको विज़िट करने दिया जाए इन कैंपों में, इनसे पूछने दिया जाए जो डिपोर्ट किए जा रहे थे उनके बारे में कि वे स्वेच्छा से जा रहे हैं या उन पर दबाव डाला जा रहा है। भारत सरकार ने इजाज़त नहीं दी। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ये जो रोहिंग्या आए हैं इनके वापस जाने की संभावना आप समझ लीजिए नहीं के बराबर है। ये इस देश के ऊपर एक तरह का कैंसर की तरह हैं और ये बने रहेंगे। अब सरकार को तय करना पड़ेगा कि इनका आगे करना क्या है, क्योंकि कैंप से बाहर निकलना, जब अगर राज्य सरकार मददगार हो तो इनके लिए कैंप से बाहर निकलना कोई मुश्किल बात नहीं है। और देश में अलग अलग जगह फैल जाएंगे तो फिर इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाएगा। और चूँकि ये बांग्ला भाषी हैं इसलिए और ज़्यादा मुश्किल होगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो पश्चिम बंगाल के लोग जो बांग्ला भाषी दूसरे हैं, पश्चिम बंगाल और बाहर के लोग, उनके बीच में इनका घुल मिल जाना आसान होगा अपेक्षाकृत। तो ऐसे में इनकी पहचान और मुश्किल होती जाएगी। तो इनके बारे में सरकार को एक कोई नई नीति बनानी पड़ेगी। देश की सुरक्षा के प्रति इस खतरे से निपटने के लिए सरकार को कुछ ठोस और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। म्यांमार सरकार से बात करनी पड़ेगी, बांग्लादेश से बात करनी पड़ेगी। बांग्लादेश हालांकि मानता है, बांग्लादेश भी मानता है कि वो घुसपैठिए हैं, उनको शरणार्थी का भी दर्जा देने को तैयार नहीं है। तो दुनिया में कोई लेने को तैयार नहीं। सऊदी अरब ने लिया था कुछ रोहिंग्याओं को और वो परेशान हैं, अब उनसे छुटकारा चाहते हैं। तो दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो इनको शरणार्थी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो। लेकिन भारत में ये सब आसानी से संभव होता है। कैसे 2012 से ये लोग आना शुरू हुए, कैसे देश में घुसे, इसकी जांच होनी चाहिए। सीमा पर इस तरह के लोग जो आसानी से आ जाते हैं, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या पाकिस्तानी हों या फिर ये रोहिंग्या हों, इनके घुसने पर, ऐसे लोगों के आने पर अगर रोक नहीं लगी। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है कि इस बात पर ध्यान दें कि वहाँ की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, तो उसके प्रति सावधान रहें। बाहर से लाकर लोगों को बसाया जा रहा है, कौन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। तो सीमा पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट छपी थी कि किस तरह से नेपाल की सीमा पर, इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा पर जगह जगह किस तरह से मस्जिदों की संख्या रातों रात कुल मिलाकर हज़ारों में हो गई है, मदरसे खुल गए हैं, वहाँ की आबादी का जो अनुपात है वो पूरी तरह से बदल गया है। इसको अगर रोका नहीं गया तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।